हेलो फ्रेंड्स, सौरभ गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इलाहाबाद स्कूल। इलाहाबाद स्कूल या शैली या धारा, आप जो भी कहना पसंद करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इलाहाबाद इतिहास लेखन है ना दोस्तों, वो इलाहाबाद इतिहास लेखन को हम स्कूल, धारा, शैली तमाम नामों से जानते हैं। और यह जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की देन है। कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय था ना, तो उसकी स्थापना के कुछ समय बाद इलाहाबाद में इतिहास विभाग की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है। तो ये जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद के इतिहास विभाग की स्थापना है वो 1912 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और यह बहुत कम समय में देश का प्रमुख इतिहास अध्ययन व शोध का केंद्र बन गया, जो आज भी है। आज भी इतिहास में इलाहाबाद जो है काफ़ी अच्छा इतिहास के लिए माना जाता है, विशेष रूप से मध्यकालीन भारत के लिए। क्योंकि जो इलाहाबाद इतिहास लेखन स्टार्ट हुआ था ना, वो मुख्यतः मध्यकालीन इतिहास में ही हुआ था। और अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, जो मध्यकालीन राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है, उसके अंतर्गत इसे रखा गया है। और इसके जो इतिहासकार थे वो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र प्रेमी थे। और चूंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मध्यकालीन भारत था उसमें अधिकतर जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो राष्ट्रवाद के लिए लड़ी, राष्ट्रवादियों के लिए ही लड़ी। और जो राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए गए वो मध्यकाल में ही चलाए गए थे। इसलिए जो मध्यकालीन इतिहास था उसी में आपको राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के प्रभाव अधिकतर दिखाई पड़ेंगे। तो जो मध्यकालीन भारत का देश है, कुल गिने चुने इतिहासकार इससे जुड़े थे। जो इतिहासकार थे गिने चुने, वही जो है कि इनसे जुड़े गए थे। ठीक है। और इलाहाबादी इतिहास लेखन इसका विकास हुआ था। ठीक है। यद्यपि कुछ जो इलाहाबादी स्कूल को, कुछ इतिहासकार जो थे वो इलाहाबादी स्कूल को स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि इलाहाबादी इतिहास लेखकों ने जो बातें कही वो उनको मतलब अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इलाहाबादी स्कूल को स्वीकार ही नहीं किया उन्होंने। किसी न किसी प्रकार से इलाहाबादी इतिहासकारों का प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई देता था। और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना, देखा, जो मध्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था वो क्या था कि इलाहाबाद इतिहास लेखन का स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग, क्योंकि देखिए स्वर्ण युग क्यों था, आप किसी चीज़ का आप स्वर्ण युग क्यों होता है बताइए। जैसे बात करें कि मध्यकाल में स्वर्ण युग था, क्योंकि मध्यकाल में स्वर्ण युग इसलिए था क्योंकि मध्यकाल में जो बातें हो रही थी वो राष्ट्रवाद के लिए हो रही थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर राष्ट्रवाद के प्रति आपके अंदर आंदोलन है, जो मतलब किस करने की कोशिश करते हैं, राष्ट्रवाद के प्रति आप लगाव रखते हैं, तो और उसमें अगर आपके राष्ट्रवादी लेखन का सहयोग मिल जाता है, आपको मोटिवेशनल स्पीच मिल जाती है, राष्ट्रवादियों की तरफ से लिखे गए लेख मिल जाते हैं, तो आपके उत्साह बढ़ जाते हैं। और उत्साह बढ़ने के साथ साथ आप अगर उसी फील्ड के बारे में ज़्यादातर लिखोगे, जिस फील्ड के बारे में लोग जानना चाहते हैं, लोग उत्सुक है, तो जाहिर सी बात है आपका वो लेखन बहुत ही फेमस और काफ़ी प्रसिद्ध होगा। इसी प्रकार आप उसको स्वर्ण युग कह सकते हो अपना। इसी प्रकार से इलाहाबादी इतिहास लेखन भी स्वर्ण युग हुआ। ठीक है। इसीलिए इसे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में रखा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रवादी आंदोलन के समय हुआ था इलाहाबादी इतिहास लेखन, और राष्ट्रवाद जो इतिहासकार थे वो राष्ट्रवादी थे, इसलिए कहा जा सकता है। लेकिन इलाहाबादी इतिहासकार के युग में संबंध था, लेकिन इलाहाबादी इतिहासकारों का उस युग से संबंध था जिसमें मध्यकालीन इतिहास के सकारात्मक पहलू। अच्छा, यहाँ पे सकारात्मक पहलुओं पर जोर क्यों दिया गया, क्योंकि जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ोगे ना, मध्यकालीन इतिहास लेखन, तो वहाँ पे आपको दो पहलू दिखेंगे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में। एक सकारात्मक पहलू आता है और एक नकारात्मक पहलू आता है। तो जो सकारात्मक पहलू है ना, वो इलाहाबादी इतिहास लेखन के अंतर्गत आता है। ठीक है। और ये राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित थे। जाहिर सी बात है भाई, अगर आप किसी एक ऐसे वातावरण में जी रहे हो जहाँ पे राष्ट्रवादियों के लिए आंदोलन चल रहे हैं और राष्ट्र के लिए बातें चल रही हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप भी वहाँ पे राष्ट्रवाद की बातें करोगे ही करोगे। इलाहाबादी इतिहासकार उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की कमियों को भली भांति जानते थे। यानी जब मध्यकाल का आप इतिहास पढ़ोगे ना, तो हमारा जो भारतीय इतिहास है ना, जो भारतीय इतिहास लेखन लिखा गया है, जो भारतीय इतिहास लिखा गया है, वो अधिकतर लेख यूरोपियों द्वारा लिखा गया है। आप देखोगे कि अधिकतर लेख जो है यूरोपियों द्वारा लिखा गया है। अब यूरोपियों द्वारा लिखने का नुकसान क्या हुआ कि जो यूरोपियों द्वारा जब लिखा गया ये, तो इससे ये हुआ कि जो उनके मत थे, जो वो सोचते थे, जो भारत के बारे में वो सोचते थे, वो उन्होंने अपने हिसाब से वर्णन किया, क्योंकि
वो भारत को प्रत्यक्ष रूप से देख जरूर रहे थे, लेकिन भारत कैसा है वो एग्जैक्टली वही बता पाएगा जो भारत के अंदर जन्मजात रह रहा है या पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहा है। वो तो बाहर से आए हुए यूरोपीय इतिहासकार थे, तो वो भारत के बारे में इतने अच्छे से कैसे बता सकते थे। तो उन्होंने अपने विचारों को केवल लिखा, ठीक है, और उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को मतलब लेखन पे काम किया। इसके अंतर्गत जैसे जो यूरोपीय इतिहासकार थे जो सबसे ज़्यादा प्रभावी किया जिन्होंने भारतीय इतिहास लेखन को, वो थे जेम्स मिल और हेनरी इलियट। ये हेनरी इलियट और जेम्स मिल जो थे यूरोपीय इतिहासकार थे मध्यकालीन में। इन्होंने क्या किया था कि भारत की जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, जो हिंदू मुस्लिम की बातें हैं, इन्होंने इसका आलोचनात्मक वर्णन किया है और काफ़ी हद तक मतलब आलोचनात्मक वर्णन किया और प्रशंसा की जगह हमेशा आलोचना की करने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से इनका प्रभाव कम करने का प्रयास किया गया, क्योंकि देखिए आप अगर अपना इतिहास पढ़ते हो और वहाँ पे आपको देखा जाए कि अगर आप देखोगे कि कोई और इतिहासकार है जो बाहरी देश का है और हमारे इतिहास के बारे में बुराइयां कर रहा है, अच्छाइयों को छोड़ रहा है, तो आपका भी मन होगा कि नहीं, हम भी जो है कि इन प्रभावों को कम करने का प्रयास करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो इलाहाबादी विश्वविद्यालय के इतिहास है ना, वो इलाहाबादी विश्वविद्यालय के इतिहासकार राके से प्रभावित थे। सर राके कौन थे? राके का जो पूरा नाम था वो लियोपोल्ड वॉन राके था, ठीक है। ये जो थे जर्मन इतिहासकार थे, ये जर्मन से इतिहासकार थे जिन्होंने एक बार कहा था कि घटनाओं का सच्चा विवरण देना ही इतिहासकार का कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी प्रकार के नैतिक फैसले देने का प्रयास नहीं किया। किसने नहीं किया? ये किया नहीं इलाहाबादी विश्वविद्यालय के इतिहासकार ने, क्योंकि वो राके से प्रभावित थे और वो घटनाओं का सच्चा विवरण देने की कोशिश करते थे हमेशा, ठीक है। और जो इलाहाबादी राष्ट्रीय स्कूल के जो इतिहासकार थे उनकी विशेषता क्या थी? उनकी एक विशेषता थी हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में जो यूरोपीय इतिहास द्वारा लिखा गया था वो बताया गया था कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष का काल बोला गया, एक ऐसा काल बोला गया जहाँ पे हिंदुओं पर मुसलमानों का शासन था और उन मुसलमानों को कहा गया कि नहीं ये विदेशी थे, और हमेशा हिंदू मुस्लिम में संघर्ष के बारे में बताया गया। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम में एकता का समर्थन के बारे में बताया, तथा इनका मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यह बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इन्होंने यह भी बताया, बात के खंडन किया कि भारत में मुस्लिम शासक विदेशी शासक था, क्योंकि भारत में जो मुस्लिम शासक था ना वो यूरोपीय वालों कहते थे कि नहीं ये विदेशी शासक थे, बाहर से आए थे और भारत के लोगों पर शासन करने लगे थे और इसीलिए इनको विदेशी शासक कहा गया था। और लेकिन इतिहासकार जो थे हमारे राष्ट्रवादी, उन्होंने इसका खंडन किया कि नहीं, जो विदेशी शासक बड़े कर रहे थे बट वो भी हमारे इंडिया के ही थे, भारत के ही थे। भारत एक मिश्रित सभ्यता गंगा जमुना तहजीब को इन्होंने प्रकाश में किया। गंगा जमुना जो तहजीब है, अगर आप उसको पढ़ने जाओगे तो आपको वहाँ एक नाम मिलेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे इतिहासकार के रूप में प्रख्यात हुए जिन्होंने गंगा यमुना तहजीब को प्रकाश में किया था, ठीक है। और ये थे मध्यकालीन के समय, और भारतीय संस्कृति के विकास में इनका योगदान को बढ़ा देने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो इलाहाबादी इतिहासकारों ने यह बात भी खंडन किया कि वह काल हिंदू मुस्लिम का संघर्ष का काल था, जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि यह काल हिंदू मुस्लिम के काल का संघर्ष यूरोपीय इतिहासकारों द्वारा कहा गया है। इन्होंने यह भी बात पर बल दिया कि हिंदू और मुसलमानों के असमानताओं की तुलना में समानताएं ज़्यादा हैं। हिंदू मुसलमान में जो समानता है उससे ज़्यादा समानताएं हैं। इस प्रकार विचारधारा का उदाहरण जैसे डॉक्टर ताराचंद्र की पुस्तक। डॉक्टर ताराचंद्र जो थे वे इलाहाबादी इतिहासकार के रूप में प्रख्यात हुए थे और ये राष्ट्रवादी इतिहासकार थे और मध्यकाल में आए थे। इनकी एक पुस्तक थी भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव। इसको जब आप पढ़ोगे ना तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ, जो यूरोपीय द्वारा जो लिखा गया है कि मुसलमानों संघर्ष और हिंदू का संघर्ष और ये दुनिया भर की चीज़ें, वो आपको उन्होंने दिखाने की कोशिश किया है कि ऐसा कुछ नहीं था, इनमें एकता थी, ये चीज़ें भावना थी। इलाहाबादी इतिहासकार की एक विशेषता यह भी है कि इन्होंने मध्यकाल में राजनीतिक और प्रशासनिक शासन पर बल दिया। किस पे बल दिया? राजनीतिक और प्रशासनिक शासन विशेष बल दिया। राके का भी कहना था कि इतिहास क्या था, इतिहास जो है अतीत की राजनीति मात्र है। इलाहाबादी विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रथम एचओडी अगर हम बात करें तो वो रसब्रुक विलियम थे, ठीक है। ये क्या थे? इलाहाबाद के प्रथम एचओडी थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, अ एम्पायर विद 16th सेंचुरी, ठीक है, और जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। इनके बाद आने वाले कई इतिहासकार भी आए थे और जो इलाहाबादी इतिहास से संबंधित बताए जा सकते हैं और जो कि वो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के संबंधित, जैसे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने लिखा लाइफ ऑफ हुमायूं, ठीक है। इसी तरह से डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना आए जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ शाहजहां ऑफ दिल्ली लिखा। आर के एस अवस्थी आए, आर के त्रिपाठी आए, सर सफ़ाद अहमद। ये जो सर सफ़ाद अहमद है ना, ये दूसरे एचओडी हुए
इलाहाबादी इतिहास लेखन के दूसरे एचओडी के नाम से ये विख्यात हुआ। और ये दूसरे एचओडी थे इलाहाबाद इतिहास लेखन के। पहले एचओडी रसब्रुक विलियम थे, जिन्होंने अ एम्पायर विद 16th सेंचुरी लिखा। इन्होंने 16th सेंचुरी लिखा, और इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी जो फेमस हुई वो सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 17th सेंचुरी। तो चूंकि ये बाद में आए थे, इनको आगे 17th सेंचुरी के बारे में इन्होंने बात कही। इसके तरह ये जो थे मेन इनका क्या था, ये प्रथम अंतरिम सरकार के उच्च आयुक्त थे। कहाँ पे थे? दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका में ये प्रथम सरकार के उच्च आयुक्त भी रहे थे। ठीक है। और इसी प्रकार से डॉक्टर के एस लाल, डॉक्टर अवध बिहारी पांडे, डॉक्टर ताराचंद्र। ये डॉक्टर ताराचंद्र की पहली पुस्तकें हमने जहाँ देखी थी कि यहाँ पे हमने देखा था ना कि पहली पुस्तक इनकी थी भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव। ठीक है। उसी प्रकार इन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक लिखी थी कि हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। और डॉक्टर सतीश चंद्र, जिसको तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास लेखन के जो पुस्तकें हैं उनमें सतीश चंद्र इस समय प्रेजेंट टाइम में सतीश चंद्र की पुस्तक जो है वो काफ़ी फेमस है, और अधिकतर लोगों के पास आपको सतीश चंद्र की ही पुस्तक दिखेगी। इन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास पर इतिहास लिखा। ठीक है। इस प्रकार जो भारतीय इतिहास लेखन की विशेषता, विशेषकर मध्यकालीन इतिहास लेखन में इलाहाबादी स्कूल का प्रभाव, महत्वपूर्ण प्रभाव था। ठीक है। और इनकी एक अन्य विशेषता थी, क्योंकि इलाहाबादी इतिहास लेखनों की एक अन्य विशेषता थी, इन्होंने इतिहास लेखन पे मौलिक स्रोतों और अभिलेखों का रखने का, दस्तावेजों का प्रयोग पर बल दिया। अच्छा, मौलिक स्रोत क्या होते हैं? तो गाइस, जो मौलिक स्रोत होते हैं ना वो बेसिक होते हैं। जैसे कोई ऐसा स्रोत जो बेसिक से स्टार्ट हो, मतलब जिसका कोई कॉपीराइट्स, मतलब ये किसी चीज़ का कॉपीराइट्स ना हो, वो ओरिजिनल हो, ओरिजिनलिटी हो, उसमें से वो स्रोत निकालने की कोशिश। जैसे अभिलेख मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, पुरातत्व की चीज़ें मिलती हैं, जो इन सब चीज़ें मौलिक हैं, ये कॉपीराइट्स नहीं है, ये लिखे गए हैं, उस काल में लिखे गए चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसके बारे में था। तो इन्होंने क्या किया कि मौलिक स्रोतों को अपना बल दिया। ठीक है। इलाहाबादी विश्वविद्यालय के इतिहास फारसी भाषा के प्रखंड विद्वान थे। अच्छा गाइस, आप ये सोचो कि फारसी भाषा के प्रचंड विद्वान कैसे थे, क्यों थे, कैसे थे, छोड़िए क्यों थे। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हो, जैसे हमारा इतिहास लेते हैं, हमारे इतिहास में जो देखोगे तो वो अधिकतर यूरोपीय इतिहासकारों ने ही लिखा है, और उनकी लैंग्वेज अधिकतर क्या रही है? उनकी लैंग्वेज अधिकतर अंग्रेज़ी रही, फारसी रही, और अधिकतर देखा जाए तो अधिकतर फारसी रही। और अगर आप मौलिक स्रोतों को लेके चलना चाहते हो तो मौलिक स्रोत आपको कहाँ मिलेंगे? फारसी भाषा में मिलेंगे। और जो हमारे पास फारसी भाषा का हिंदी अनुवाद है ना गाइस, वो एग्जैक्टली वो अनुवाद नहीं है जो उन्होंने फारसी में लिखा था। कुछ ना कुछ डिफेक्ट, कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार अगर आपको मौलिक स्रोतों के अंदर पढ़ना है, किसी चीज़ को, मौलिक स्रोतों को लेके चलना है, तो आपको फारसी भाषा आनी चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास ही फारसी में लिखा गया है। और अगर आपको फारसी भाषा ही नहीं आएगी तो आप उसको पढ़ोगे कैसे, और एग्जैक्टली उसमें लिखा क्या है वो आप समझ कैसे पाओगे। तो इसलिए इसको फारसी भाषा में जो है पढ़ना जरूरी था, इसीलिए इन्होंने पढ़ा और प्रचंड विद्वान के रूप में प्रख्यात हुए। और जैसे इसमें कौन कौन से थे? जैसे फारसी भाषा के जो विद्वान थे उनमें ताराचंद्र थे, बनारसी प्रसाद सक्सेना के A.K. लाल और R.S. त्रिपाठी आदि प्रमुख थे। इनका मानना था कि मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, जो सभी स्रोत फारसी भाषा में उपलब्ध हैं। जैसा कि हम सब पहले से जानते हैं कि मध्यकालीन में जो भी इतिहास लिखे गए हैं वो यूरोपियों द्वारा लिखे गए, और वो फारसी ही थे। हिंदी में तो लिखे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे इंडियन तो लिखे नहीं थे उसको। इसके बिना इतिहास लेखन संभव ही नहीं है। जाहिर सी बात है, आपके पास प्राथमिक स्रोत नहीं है तो आप इतिहास लिखोगे कहाँ से, उसका साक्ष्य कहाँ से दोगे। अतः राके व अन्य जर्मनी इतिहासकारों की भांति उन्होंने भी मूल स्रोतों पर बल दिया। ठीक है। और इस प्रकार मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में इलाहाबादी इतिहासकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है। जिसमें धर्म सहिष्णुता, वस्तुनिष्ठता, गंगा जमुना तहसीब और राष्ट्रवादी लेखन मौलिक स्रोतों का चयन लेखों की शैली के प्रमुख आधार स्तंभ रहे। ठीक है गाइस। तो ये सारी इनकी विशेषताएं थी, धर्म सहिष्णुता और धर्म की समानताएं, वस्तुनिष्ठता, गंगा जमुना तहसीब, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। धर्म सहिष्णुता में आप आ जाते हो हिंदू मुस्लिम का एकता की बात करते हो। वस्तुनिष्ठता का अगर आप जानना चाहो तो गाइस, ये मैं इसको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, और काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। अगर आप इसको वस्तुनिष्ठ के बारे में जानते हो तो आप इतिहास अगर आप लिखना चाहोगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इतिहास लेखन के लिए। तो वस्तुनिष्ठता
के साथ गंगा जमुना तहजीब, राष्ट्रवादी लेखन तथा मौलिक स्रोतों का चयन लेखन शैली के प्रमुख आधार स्तंभ रहे। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हो कि इतनी सारी इनकी विशेषताएं थी, तो जाहिर सी बात है कि ये फेमस होने ही होने थे, इनको प्रमुख होने ही थे। इसलिए इलाहाबादी इतिहास लेखन के बारे में हम आज इतिहास में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू गाइस।